दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ DLLB मॉक टेस्ट सीरीज़। तो इस सीरीज़ में मैं करा चुका हूँ आपको 40 क्वेश्चन अभी तक। तो अब आपका आ गया 41वां क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन तक कराएंगे इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को। हर वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ विद आंसर के साथ, ठीक है, और विद एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, यानी कि करते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। DLLB 2022 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं ये, और आपके मॉक टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, ठीक है। तो इसमें 41 क्वेश्चन आ गया। इन सितंबर 2021 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन वी मैन टू स्कोर अ टेस्ट 100 इन पिंक बॉल क्रिकेट। तो ये किसने जीता, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए 2021 के अंदर। आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आएंगे 2022 के अंदर। तो 41वीं का है ऑप्शन ए स्मृति मांदना, ठीक है। अब आपके सामने आ गया 42वां क्वेश्चन, यानी कि हमारी वीडियो का सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन अ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। तो इंडिया ने कौन सा स्थान हासिल किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर 2021 के अंदर। तो आप मेरे को बताइए। तो इसका है ऑप्शन सी 135वां, ठीक है, 135 ये हासिल किया है इंडिया ने। अब आपके सामने 43वां क्वेश्चन आ गया, यानी कि 43 हमारी वीडियो का थर्ड क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। तो कौन बना है यंगेस्ट, यानी कि यंगेस्ट बना है जो चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अंदर कौन बना है, तो आप मेरे को बताइए। इसका है 43वें का, आप मेरे को बताइए। तो ये हैं ऑप्शन सी अभिमन्यु मिश्रा जो हैं वो चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड बने, अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। 43वां क्वेश्चन। ये सारे आपके करंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब आया आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर बैट्समैन टू स्कोर 3000 रन इन T20 इंटरनेशनल। तो किसने 3000 रन को पूरा किया है 2020 के अंदर, इंटरनेशनल मैच के अंदर। तो 44वें का है ऑप्शन सी विराट कोहली ने ये हासिल किया है। फर्स्ट एवरी बैट्समैन बनाए हैं ये, ठीक है। फर्स्ट बैट्समैन है जिन्होंने T20 के अंदर 3000 रनों को 3000 रन को ही, यानी कि 3000 रन को कंप्लीट किया है। अब आपके सामने 45वां क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ नीता अंबानी इन द लिस्ट ऑफ फॉर्चून इंडियन पावरफुल वुमेन 2021। तो नीता अंबानी को कौन सा स्थान मिला है, तो आप मेरे को बताइए। तो नीता अंबानी को सेकंड स्थान मिला है, ठीक है। अब आपके सामने आ गया है 46वां क्वेश्चन, इनकी 46 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड गिवन इंडेक्स 2021, यानी कि वर्ल्ड गिवन इंडेक्स के अंदर कौन सा स्थान मिला है इंडिया को। तो आपका है ऑप्शन ए 14 स्थान मिला है इंडिया को, ठीक है। द डिफेंस ऑफ मे बी यूज्ड व्हेन एन इंजरी इन इज केज टू अ पर्सन बाय एन इवेंट दैट कुड नॉट बी अनफोर्सीन unaccepted and unavoidable dispatch responsible care take on the part of the defense। तो आप मेरे को इसका आंसर बताइए। तो इनविटेबल एक्सीडेंट होता है, ये एक्ट ऑफ गॉड होता है, ये वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया होता है, या एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी होता है। यानी कि इसके आंसर देखो मैं बताता हूँ आपका 47 का एक्सप्लेनेशन के साथ। द डिफेंस ऑफ डैश मे बी यूज्ड व्हेन एन इंजरी इज केस टू अ पर्सन बाय एन इवेंट दैट कुड नॉट बी अनफोर्सिन, यानी कि अनफोर्सिन नहीं हुआ है। अनएक्सेप्टेड, यानी कि वो ना तो फोर्सफुली होता है, ना तो वो जो डिफेंस जो किया है, यानी कि जो इंजरी हुई है वो तो ना तो फोर्सफुली हुई है, ना अनएक्सेप्टेड थी वो, यानी कि एक्सेप्टेड भी नहीं की जा सकती, अनएक्सेप्टेड थी, एंड अनवॉइडेबल थी, डिस्पैच थी, रिस्पॉन्सिबल केयर टेक ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंस थी। तो आप मेरे को बताइए इनविटेबल एक्सीडेंट था, एक्ट ऑफ गॉड था, नॉन फिट इंजूरिया थी, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी था। तो 47वें का आंसर आप मेरे को बताइए। तो 47वें का है इनविटेबल एक्सीडेंट, क्योंकि इनविटेबल एक्सीडेंट का मतलब, यानी कि ऑप्शन ए इनविटेबल एक्सीडेंट का मतलब होता है अगर आप और आपका दोस्त कहीं गए शिकार करने और आपने गोली चलाई और वो गोली टकरा के किसी पेड़ से और आपके दोस्त को लग गई, तो वो आपका इनविटेबल, यानी कि आपने ये ऐसा एक्सेप्ट थोड़ी किया था कि, या फिर आपका कोई इंटेंशन था कि हाँ मैं ऐसे गोली मारूंगा और उसको जाकर लग जाएगी, यानी कि आपने तो सोचा नहीं होगा। तो इसका है ऑप्शन है इनविटेबल एक्सीडेंट, उसी को कहते हैं, ठीक है। अब आपका आ गया 48 क्वेश्चन। इन अ सिविल रॉन्ग, यानी कि इन अ सिविल रॉन्ग इट इज़ अ अनरिस्पॉन्सिबल, अनमैरिड, अनवांटेड और अनलॉफुल
use of one's property in a manner that substantially interferes with the enjoyment or use of another individual property without any actually trespass or physical इन्वेशन टू द लैंड। तो आप मेरे को 48वें का बताइए तो इसका क्या है। तो ये है न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, यानी कि इसकी हिंदी जो होती है वो होती है बाधा न्यूसेंस की। तो इसमें है आपका न्यूसेंस क्या है, यानी कि उसने बाधा पहुंचाई है। वहाँ पे नेग्लिजेंस नहीं है ना ट्रस्ट पार्ट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी हुआ है, न्यूसेंस हुआ है वहाँ पे। कमिट जो हुआ है वो आपका न्यूसेंस हुआ है। तो आपका आ गया 49। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है। आप देखिए आपका आ गया 49। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन अग्रीमेंट इज़, यानी कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन अग्रीमेंट क्या होता है, यानी कि सबसे पहले जो हम किसी से अग्रीमेंट करते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। ऑफ़र होता है, इन्विटेशन टू ऑफ़र होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, या एक्सेप्टेंस होती है। तो आप मेरे को बताइए सबसे पहला क्या होता है। सबसे पहले ऑफ़र होता है। अगर हम कोई भी अग्रीमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसे ऑफ़र देंगे, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस होगी। तो ठीक है, तो इसका सबसे पहला है ए, यानी कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अग्रीमेंट होता है तो वो ऑफ़र होता है। 50वां क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें कौन सी ऐसी इंग्रेडिएंट है जो नेसेसरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो प्रपोजल है, कंसिडरेशन है, एक्सेप्टेंस है, या प्रॉपर्टी है। तो आप मेरे को बताइए 50वें का है ऑप्शन डी, प्रॉपर्टी। यानी कि प्रपोजल भी होना चाहिए, कंसिडरेशन तो मस्ट है, कंसिडरेशन नहीं होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होगी तभी कॉलेज जो यानी कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड होता है। प्रॉपर्टी इसमें नेसेसरी नहीं करती। ज़रूरी नहीं है आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप उसे प्रॉपर्टी दोगे, यानी कि प्रॉपर्टी होगी तो ही, अगर प्रॉपर्टी दोगे तो ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। ये भी होता है कि आपको कोई काम करना होता है, किसी काम का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको, तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये नहीं कि प्रॉपर्टी पे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अब आपके सामने आ गया 51वां क्वेश्चन। ये आप मेरे को कमेंट में करके बताओगे। द वर्ड हिंदू यूज्ड, इनकी द वर्ड हिंदू यूज्ड इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1915 इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो आप मेरे को बताइए तो इसमें से कौन सा है, बुद्धिस्ट को, पारसी को, सिख को, या जैन को। आपको इसका मेरे को आंसर बताना होगा कमेंट में, तो ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसका आंसर मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों क्या तुम मुझे कमेंट में बता देना इसका आंसर। अगर आप नहीं बताते तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका है ऑप्शन बी, जो पारसी होते हैं वो हिंदू नहीं कहलाते, बाकी के जो हैं बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, जैन हैं, वो हिंदू कहलाते हैं। तो इसमें लिखा था कि कौन सा हिंदू मैरिज एक्ट के इंक्लूड नहीं है ऑल एक्सेप्ट, यानी कि इसमें से कौन सा सारे बाकी के तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वैलिड हैं, जो कौन सा नहीं है वो पारसी। जो पारसी होता है उसे हिंदू नहीं कहते हम। हिंदू किस किस को कहते हैं, बुद्धिस्ट को कहते हैं, सिख को कहते हैं, जैन को कहते हैं, और हिंदू को तो हम हिंदू ही कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी।